So, hello and welcome to all of you. एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की इस क्लास में आज हम जहां हमने पीछे छोड़ा था वहां से आगे बढ़ेंगे। तो पीछे कहाँ छोड़ा था ये मुद्दे की बात है। मैंने आपको बताया था इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड दैट इन दिस important सब्जेक्ट वी हैव टू रीड 6 prominent यूनिट्स। हमको 6 प्रमुख यूनिट्स पढ़नी है। 3 यहाँ पर हैं, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज, प्लस में करंट एस्पेक्ट्स। तो हमने पिछली क्लास में एनवायरनमेंट का डिस्कशन कर लिया था और इकोलॉजी पर हम लोग थे। ठीक है, वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, उसके कंपोनेंट्स, बायोटिक, अबायोटिक, सोशल कल्चरल कंपोनेंट्स, इनको हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। फिर हमने पढ़ा था कि जो इकोलॉजी है उसके लेवल्स के बारे में पढ़ा था और इकोलॉजी के लेवल्स के अंदर हमने समझा था कि जब हम इकोलॉजी इकोलॉजी का बेसिकली मतलब ही क्या है, अध्ययन करना। लॉजी का मीन्स मतलब ही होता है अध्ययन करना। और जो इको है वो बना है द वर्ड ऑइकॉस। ठीक है, ऑइकॉस शब्द का मतलब होता है बेसिकली आवास। उसका मतलब होता है बेसिकली एक तरीके से निवास होता है। तो यानी कि सजीवों के आवास स्थल का अध्ययन। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जो इकोलॉजी वर्ड है, यस हियर वी फाउंड दिस, यस 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 ट्रू। ओके, सो हम आज इकोलॉजी की बात शुरू करने वाले हैं। इकोलॉजी या इसको पारिस्थितिकी भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इकोलॉजी का मतलब क्या है? हमने अभी तक एनवायरनमेंट, उसके कंपोनेंट, बाकी सब चीज़ें पढ़ी थी पिछली क्लास में। अब हम इकोलॉजी को शुरू कर रहे हैं। तो भाई, इकोलॉजी जो शब्द है मैंने आपको बार बार बताया है, जब भी मेरी कोई भी क्लास होती है, चाहे वो ज्योग्राफी की हो, एनवायरनमेंट इकोलॉजी की हो, डिजास्टर मैनेजमेंट की हो, मैं बच्चों को बोलता हूँ कि जहाँ भी, और आप सबको पता होगा कि जहाँ भी कोई शब्द आए लॉजी या ग्राफी, तो बहुत लेमन लैंग्वेज में, सरल भाषा में उसका मतलब हो रहा है अध्ययन करना, टू स्टडी, द स्टडी। ठीक है, तो इकोलॉजी है तो लॉजी का तो मतलब हो गया क्या, अध्ययन करना। इको का मतलब क्या है? तो इको जो है ये ऑइकॉस शब्द से निकला है। ऑइकॉस, ठीक है, इको किससे निकला है? ऑइकॉस शब्द से। और ऑइकॉस मतलब क्या होता है? हैबिटेट, आवास स्थल, निवास स्थान या आवास स्थल। तो इकोलॉजी का मतलब क्या हो गया? आवास स्थलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ प्लेसेस ऑफ लिविंग, ये हैबिटेट्स का अध्ययन। किसका? किसके आवास स्थलों का? तो सजीवों के, क्योंकि हम इसके अंतर्गत लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे होते हैं। सजीव के आवास स्थल के अध्ययन की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो उनके आवास का अध्ययन हमें करना है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो किसको प्रोटेक्ट करना है बेसिकली? तो जो उसके अंदर रहते हैं लोग, लोग यानी कि अलग अलग प्रकार के प्राणी जीव, उनके प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हमने उनके घरों को बचा लिया, घर के अंदर से जंगल हो गया, नदी नाले, जहाँ जो प्राणी रहता है, ठीक है, तो उसका अध्ययन करना। इसी वर्ड को आप इकोनॉमी से भी कनेक्ट कर सकते हो, है ना। इकोनॉमी जो है बेसिकली वो क्या है, तो वहां भी इको शब्द वहां भी इसी से आया है, इसी ऑइकॉस से ही आया है। ठीक है, बस वहां वो हो गया है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। तो इको मतलब वहां भी है, आवास ही है, वहां पर भी इको का मतलब। और नॉमी का मतलब हो गया है कि उसके संबंध में होने वाली व्यवस्थाएं। ठीक है, चलिए। एक, अब जो इकोलॉजी होती है ये बेसिकली दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स की होती है। एक को हम बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी, स्व पारिस्थितिकी। दूसरा होता है सिन इकोलॉजी या सामुदायिक पारिस्थितिकी। तो ऑटो मतलब होता है जहां पर कोई भी एक, क्योंकि हमने क्या बताया था आपको, कम्युनिटी का मतलब क्या है? सबसे पहले कोई इंडिविजुअल होता है, व्यक्ति होता है। अध्ययन का पहला मूल इकाई जो है वो कोई इंडिविजुअल है, एक प्राणी है। ठीक है, फिर उस एक प्राणी के प्रकार जब बहुत सारे लोग और हो जाते हैं, एक हिरन है 100 हिरन हो गए तो पॉपुलेशन हो गया। फिर कहीं पर हिरन भी है, वहां पर शेर भी है, सांप भी है, पेड़ भी है, पौधे भी है, पक्षी भी है, बंदर भी है, वो समुदाय हो गया। ठीक है, तो दो प्रकार हमने बताए। ऑटो इकोलॉजी, हर एक प्राणी की अपनी इकोलॉजी है, उसका अपने रहने का स्थान है। और सिन इकोलॉजी की बात करते ही यानी कि किसी भी निश्चित स्थान पर अलग अलग प्रकार के प्राणी रह रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे से उनके ऊपर निर्भर हैं।
आप लोगों ने देखा होगा मोहल्लों में, गांवों में, कॉलोनीज में समुदाय भवन बने होते हैं, कम्युनिटी हॉल। हालांकि इकोलॉजी के अंतर्गत हमको मनुष्यों का अध्ययन नहीं करना है, मनुष्य पर कोई खतरा नहीं है अब इस धरती के ऊपर, 8 अरब से ऊपर हो चुके हैं, ठीक है, उनकी बायोडाइवर्सिटी कम नहीं हो रही है, ठीक है। तो सिन इकोलॉजी या जिसको हम कम्युनिटी इकोलॉजी भी कह सकते हैं, वो समुदाय भवन का मतलब क्या हो गया, उस पूरे मोहल्ले में जितने प्रकार के लोग रहते होंगे सबके लिए वो भवन है। ऐसे ही किसी एक कोई एक जंगल है, वहां पर अलग अलग प्रकार के वृक्ष पर भी एक इकोलॉजी होगी, वो सिन इकोलॉजी हो गया। एक पेड़ है कोई, उसके ऊपर कुछ लोग रह रहे हैं, वहीं पर एक नाला है, उस पर भी कुछ रह रहे होंगे, कोई छोटा सा गड्ढा है उसमें भी कोई होगा, मिट्टी में होगा, हर तरह के लोग हो रहे होंगे, सब इकट्ठे हो गए तो वो सिन इकोलॉजी हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम दोनों को, तो यहाँ मैंने बता ही दिया, किसी प्रजाति के निवास स्थान का अध्ययन ऑटो इकोलॉजी, ठीक है, और एक निवास स्थान के भीतर सभी प्रजातियों के अंतर संबंध और इंटरेक्शंस का अध्ययन, क्योंकि कोई भी प्रजाति अपने आप में अपने जीवन के लिए स्वतंत्र नहीं है, ये धरती चल ही अंतर संबंधों के ऊपर रही है ना। अगर सूर्य अपनी रोशनी ऊष्मा ना दे तो पेड़ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करेंगे। कुछ एल्गीज भी हैं, आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण केवल प्लांट्स करते हैं। यस, इट्स वेरी ट्रू, बट देयर आर सर्टेन एल्गीज आल्सो हु कैन डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सकते हैं, यानी हीट, जो सन हीट है उसको जो एनर्जी में बदल सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के अंदर आप पढ़ते हैं जब हमारे एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन हुआ, हमारा वायुमंडल धरती का बना, तो 3 फेजेस में बना है, और उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका ऐसे एल्गीज की थी जिन्होंने ऑक्सीजन बनाया। पहले हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन थी ही नहीं, धरती के एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो यानी कि जितने भी प्राणी हैं सब डिपेंड है, जो प्लांट्स हैं वो फूड बना, एनर्जी बना रहे हैं सन हीट को लेकर के फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फिर उस प्लांट्स के थ्रू बाकी लोगों में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो सब डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर, तो उनकी जो डिपेंडेंसी है, उनके जो इंटर रिलेशन है, उसकी स्टडी सिन इकोलॉजी कहलाती है। क्लियर हो गया। इकोलॉजी के डेफिनेशन, इकोलॉजी के 2 टाइप्स, ऑटो स्व, सिन सामुदायिक। नाउ नेक्स्ट इज, अब ये जो इकोलॉजी होती है, ठीक है, इसमें जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो आप लोग नोट्स में आपके दिया हुआ है कि भाई अर्नस्ट हैकल करके एक व्यक्ति हुआ करते थे, उन्होंने सबसे पहले 1869 में ये टर्म दिया था। क्या नाम बोला मैंने भाई? अर्नस्ट हैकल, डॉक्टर अर्नस्ट हैकल, ठीक है, उन्होंने ये टर्म दिया था 1869 में, इकोलॉजी वगैरह। तो वो आप सब किसी भी पुस्तक के अंदर आपको ये मिल जाएगा, उसकी बहुत चिंता नहीं करनी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यानी कि सजीवों यानी कि पर्यावरण में जो जैविक लोग हैं और अजैविक घटक है, जैविक घटक अजैविक घटक, इनका आपस में संबंध हो रहा है, ठीक है। इसी के अध्ययन को हम लोग कह देंगे क्या? इकोलॉजी। चलिए अब ये जो इकोलॉजी होती है, इकोलॉजी के चलने का एक सिस्टम होता है, ठीक है। मैंने आपको लेवल्स ऑफ इकोलॉजी पहले ही बता दी है, जो पीछे हमने पढ़ा था। इकोलॉजी एक सिस्टम में रन करती है, उस सिस्टम को हम कहते हैं इकोसिस्टम, या इसके लिए एक बड़ा शब्द है इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। क्या शब्द है? इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली इकोसिस्टम क्या है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, इट इज अ सिस्टम क्रिएटेड बाय इंटर रिलेशन एंड इंटरडिपेंडेंस, किसका? जो मैंने बताया अभी, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। हमने पर्यावरण के 3 फैक्टर पढ़े, एनवायरनमेंट के 3 फैक्टर पढ़े, बायोटिक, अबायोटिक और सोशल कल्चरल। सोशल कल्चरल अभी साइड में, वो ह्यूमंस के लिए हो गया, ठीक है। तो जो बायोटिक फैक्टर हैं, यानी कि प्लांट्स, यानी कि एनिमल्स, और यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, ये बायोटिक फैक्टर हो गए, ठीक है। कौन सा फैक्टर? बायोटिक फैक्टर। इनका किससे इंटरडिपेंडेंस और इंटर रिलेशन? अबायोटिक फैक्टर से, अजैविक कारकों से। अबायोटिक फैक्टर तो सूर्य की रोशनी हो गई, सॉइल हो गई, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सारे अबायोटिक फैक्टर। अलग अलग मिनरल्स हो गए, ये अबायोटिक फैक्टर हो गए। इनका जो आपस में अंतर संबंध है और इंटरडिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता है, वो जिस सिस्टम में ये सब चलता है उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो जिस दिन ये इंटरडिपेंडेंस खत्म हो गया, इंटर रिलेशन खत्म हो गया, इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, इकोलॉजी खत्म हो जाएगी। ये हम सब ने देखा है,
हिस्ट्री के अंदर आप लोग पढ़ते होंगे, अगर मैं ह्यूमन के सेंस में बात कर दूं 2 मिनट के लिए, तो इतिहास से पढ़ते होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी, खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? तो उसका बहुत बड़ा कारण क्या बताते हैं? क्लाइमेट चेंज, कि वहां पर जो रिवर बहती थी वो सूख गई। ठीक है, तो केवल एक अबायोटिक फैक्टर में चेंज के कारण वहां का पूरा इकोसिस्टम खत्म हो सकता है। कहीं से आप नाइट्रोजन खत्म कर दो, ऑब्वियसली बात है हमारी बॉडी बननी ही, प्रोटीन बन ही किससे रहा है? नाइट्रोजन से भाई। ठीक है, तो खत्म। ठीक है, तो दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए फिर जो ये इकोसिस्टम है ये बेसिकली 2 तरह का होता है। कंपोनेंट्स हमको पहले से ही पता है, बायोटिक कंपोनेंट है, अबायोटिक कंपोनेंट है, वो कुछ बहुत नया नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली इकोसिस्टम कितने तरह का होता है भाई? 2 तरह का। पहला कौन सा? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर इकोसिस्टम। जमीन के ऊपर वो कहीं पर भी हो सकता है, डेजर्ट पे भी हो सकता है, पहाड़ पर भी हो सकता है, पेड़ पर भी हो सकता है, मैदान में भी हो सकता है। दूसरा होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम, जलीय इकोसिस्टम। तालाब, नदी, समुद्र, झील, तो वो सब किस में आ जाएगा? एक्वाटिक इकोसिस्टम में। ऐसा क्यों किया? क्योंकि दोनों ही जगहों पर अलग अलग तरह के बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर होंगे। जल पे रहने वाला जीव अलग होता है, स्थल पे रहने वाला जीव अलग होता है। तो टेरेस्ट्रियल बायोटिक फैक्टर्स आर डिफरेंट, aquatic biotic factors are different, same as terrestrial abiotic factors also different. एक्वाटिक में क्या ऑक्सीजन होगी? वहां पर ऑक्सीजन लिक्विड घुलित फॉर्म में होती है, डिजॉल्व होती है वाटर के अंदर, जबकि यहाँ पर टेरेस्ट्रियल में ऑक्सीजन चारों तरफ अवेलेबल होती है। ठीक है, तो दो इसको हम टाइप्स में बांट देते हैं इकोसिस्टम को। वन इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सेकंड इज एक्वाटिक इकोसिस्टम। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। 2 तरह के भाई इकोसिस्टम्स होते हैं। ठीक है, चलो अब हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे? एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म्स दी हुई हैं, इनको यहाँ पर अभी आप समझ लो। आगे वैसे यहाँ भी समझ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमने पूरा नहीं पढ़ा तो समझ में नहीं आएगा, तो बता देता हूँ मैं। एक इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको हम कहते हैं इकोटोन। हिंदी में भी सामान्यतः इसके लिए यही शब्द हमको लिखा हुआ मिलता है। क्या टर्म हो गया? इकोटोन। इकोटोन क्या होता है? ठीक है, तो ये एक ट्रांजिशन जोन है, संक्रमण क्षेत्र है, किसके बीच में? 2 अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स के बीच में। जैसे उदाहरण के लिए एक नदी है, अब नदी है वो एक्वाटिक इकोसिस्टम हो गया, और उसके ठीक पास में ही एक जंगल है या मैदानी क्षेत्र है या स्थल है, मतलब जमीन है बेसिकली। ठीक है, तो अब जमीन का अपना अलग इकोसिस्टम होगा, नदी का अपना अलग इकोसिस्टम होगा। ठीक है, अब जहां पर ये दोनों तरह के इकोसिस्टम मिल रहे होंगे, यानी कि जो नदी का किनारा है, तो वो एक विशेष क्षेत्र बन जाएगा। उसमें कुछ विशेषताएं नदी वाली भी होंगी, कुछ विशेषताएं लैंड वाली भी होंगी। एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, अगर हम एक्वाटिक की ही बात करें, तो एक्वाटिक में ही जहां पर 2 अलग तरह के इकोसिस्टम्स मिलते हैं, जैसे ओशियन, समुद्र, वो एक्वाटिक इकोसिस्टम है खारे पानी का, सॉल्टी वाटर का। ठीक है, वही रिवर, वो भी एक्वाटिक इकोसिस्टम है, बट वो फ्रेश वाटर का है, मीठे पानी का है। तो अब जहां दोनों ये मिलेंगे, नदी और समुद्र मिलेंगे, वहां पर एकदम अलग तरह का इकोसिस्टम बनेगा। वो ना तो वो खारे पानी का इकोसिस्टम होगा, ना वो मीठे पानी का इकोसिस्टम होगा, उसमें दोनों की विशेषताएं होंगी। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल अगर हम स्थल का भी ले लें, तो भाई मैदान पर एकदम अलग तरह का इकोसिस्टम है, पहाड़ पर अलग तरह का इकोसिस्टम है। लेकिन जहाँ फुट हिल्स होते हैं, फुट हिल्स यानी कि जहाँ पर मैदान और पहाड़ का निचला हिस्सा मिलता है, जहाँ पर पहाड़ खत्म होता है, मैदान शुरू होता है, उसको फुट हिल्स कहते हैं। वहां पर एकदम अलग तरह का इकोसिस्टम होगा। ठीक है, एकदम डिफरेंट तरह का इकोसिस्टम। आप हरिद्वार में जाएंगे, तो हरिद्वार से ऊपर ऋषिकेश है, ऋषिकेश में मैदानी खासियत भी है, ऋषिकेश में पहाड़ी खासियत भी है। ऋषिकेश आपको शिमला की तरह नहीं मिलेगा, ऋषिकेश दिल्ली की तरह भी नहीं है। ठीक है, क्यों? वहां पर गंगा जी या जो बाकी नदियां हैं, वो वहां से मैदान की तरफ उतरना शुरू कर देती हैं, हरिद्वार मैदान में आ जाती हैं। तो वहां पर बड़े बड़े बोल्डर मिलेंगे, वैसे ही वहां पर छोटे पहाड़, वैसे ही जंगल, वैसे ही जीव मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए,
तो इकोटोन बेसिकली क्या है? दिस इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। बहुत सिंपल, दो अलग तरह के इकोसिस्टम के बीच में ट्रांजिशन जोन है, क्या इकोटोन बोलेंगे उसको, किसी भी दो तरह का। अच्छा, इकोटोन होगा क्या? तो बेसिकली किनारा, मान लो ये एक तरह का इकोसिस्टम है, ये दूसरी तरह का इकोसिस्टम है, ये है ए, ये है बी। तो जिस जगह पर ये दोनों मिल रहे हैं आपस में, इसके ठीक बीच का हिस्सा जो हो गया, ये हो गया इकोटोन। यहाँ पर इसमें क्या होगा? इसमें दोनों की खासियत होगी, ए वाली भी और बी वाली भी। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छा। ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं इसलिए बताता हूँ बार बार कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर हमेशा क्लियर रहे। अगर आपके दिमाग में सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर, उसका रोड मैप, उसका माइंड मैप क्लियर है, तो सब्जेक्ट पर कमांड करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो हमने पहली यूनिट पूरी की थी एनवायरनमेंट की, दूसरी यूनिट हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी। अभी हमने इकोलॉजी के डेफिनेशन पढ़ी है, अब हम इकोलॉजी के हमने टाइप्स पढ़े हैं, और अब हम इकोलॉजी के इकोलॉजी जिस सिस्टम से चलती है इकोसिस्टम, उसकी हम बात कर रहे हैं। दो तरह के इकोसिस्टम्स होते हैं, उसमें एक चीज होती है इकोटोन। ठीक है, फिर इसी इकोसिस्टम के अंदर एक और चीज होती है, नॉन एज इकोलॉजिकल नीश, या नीचे भी कहते हैं, इकोलॉजिकल नीश। आप लोगों ने नीश वर्ड भी सुना होगा, सोशल मीडिया के अंदर बहुत चलता है ना? जो इन्फ्लुएंसर होते हैं कि भाई ये इन्फ्लुएंसर उस नीश का है। किस नीश का है? तो ये एजुकेशन के ऊपर वीडियोज बनाते हैं। वो इन्फ्लुएंसर है, वो फिनटेक, फाइनेंस के ऊपर वीडियो बनाता है। कोई एक वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाते हैं, कोई कार्स के ऊपर बनाते हैं। ठीक है, वो नीश मतलब क्या हो गया? उनका कंफर्ट जोन हो गया बेसिकली। वो एक पर्टिकुलर डायमेंशन जिसके अंदर वो काम करते हैं। तो यहाँ पर इकोलॉजिकल नीश का मतलब क्या है? तो एक टर्म तो हो गया हैबिटेट, आवास, जंगल जीवों का आवास है। लेकिन उस जंगल के अंदर जिस जगह पर, जिस इलाके में कोई प्राणी अपने बेसिक काम, वो उसका खाना पीना हो गया, रिप्रोडक्शन का काम हो गया, जहां पर करता है, उसको उसका इकोलॉजिकल नीश कहते हैं। हिंदी के अंदर भी ये नीश वर्ड ही चलता है। कुछ कुछ जगहों पर हिंदी में यहाँ लिखा होता है निचय, पारिस्थितिकी निचय या निके। ठीक है, निश या निके वर्ड। ठीक है, तो क्या हो गया बेसिकली, यहाँ पर देखिए क्या लिखा, वर्ड आला। ठीक है, तो अलग अलग हिंदी में वर्ड मिल जाएंगे, लेकिन इंग्लिश वाला वर्ड सामान्यतः सब जगह यूज होता है। तो रीजन इन एन इकोसिस्टम वेयर वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज इज हाईएस्ट, यानी कि जहां पर किसी प्रजाति के जीवित रहने की संभावना सबसे अधिक हो, यानी जो उसका कंफर्ट जोन हो। कुछ जगहों पर इसके लिए हम वर्ड यूज कर देते हैं कि नीश क्या है? नीश किसी भी जाति का कार्यात्मक पता है, फंक्शनल एड्रेस है। कार्यात्मक पता, फंक्शनल एड्रेस। फंक्शनल एड्रेस मींस, तो जहां पर वो क्या करता है, जहां पर सबसे पहली बात वो डाइजेशन का काम करता है, सोता है, जहां पर वो रिप्रोडक्शन का काम, पुनर्जनन का काम करता है, संतति वृद्धि करता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए शेर। अब ऑब्वियसली बात है, पूरा जंगल उसका आवास है। ठीक है, पर वो पूरे जंगल में, जिसको हम कहेंगे कि जहां पर वो सोता है, वो तो कोई एक पर्टिकुलर जगह होगी ना, वो उसका इकोलॉजिकल नीश हो गया। कोई पक्षी है, पूरा जंगल उसका आवास है, पर वो जिस पेड़ की, जिस डाल पर, जिस कोटर में रहता है, कोटर इन द सेंस जो छेद होता है पेड़ के अंदर, वो उसका नीश हो गया। सांप है, किसी झील के किनारे रहता है, नदी के किनारे रहता है, वो पूरा आसपास का कई किलोमीटर का इलाका उसका आवास हो सकता है, लेकिन वहां पर कहीं पर्टिकुलर किसी पेड़ के पास, किसी झाड़ी के पास कोई उसका बिल होगा, जिसके अंदर वो रहता होगा, वो उसका नीश हो गया। क्लियर? तो हम इकोलॉजिकल नीश की बात, ये दूसरी टर्म हमने की। पहले टर्म हमने की इकोटोन, सेकंड वन इज इकोलॉजिकल निशे। नाउ द थर्ड वन इज कीस्टोन स्पीसी। तीसरी टर्म कौन सी है बेटा? कीस्टोन स्पीसीज या स्पीसी। ठीक है, हिंदी में भी इसके लिए शब्द कीस्टोन लिखा होता है, कुछ जगहों पर लिखा होता है मूल तत्व जाति या मूल प्रजाति।
है ना, मूल प्रजाति। तो अब ये कीवर्ड तो पता है आपको कि जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जैसे आपने सुना होगा ना कि उस कंपनी में ये तो की पर्सन है ना, मुख्य व्यक्ति वही है। ये जब सेमिनार्स होते हैं, हम लोग कॉलेज में जाते हैं सेमिनार के लिए या लेक्चर देने कई बार, तो वहां पर क्या होता है ना, भाई ये तो चीफ गेस्ट हैं, ये स्पीकर हैं, और एक टर्म होता है की नोट स्पीकर। तो की नोट स्पीकर कौन होता है? तो जो टॉपिक है उस सेमिनार का, उसमें उस सेमिनार उस टॉपिक पर जो बेसिक बात रखेगा, जो सबके लेक्चर्स का डायरेक्शन क्या होगा ये डिसाइड करेगा, आधार बनाएगा लेक्चर का, वो की नोट स्पीकर कहलाएगा। ठीक है, तो की स्टोन क्या होता है? की पता लग गया, की स्टोन क्या होता है? तो पहले क्या होता था, जो लोग बच्चे हिस्ट्री में, क्योंकि देखो इतिहास मुझे पढ़ना पढ़ाना पसंद है, मैं पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी एनवायरमेंट इकोलॉजी, बट इतिहास ही मेरा एक प्यार है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो बिल्डिंग्स होती थी, उसमें यहाँ पर ऐसे आर्क बनी होती है बिल्डिंग्स के अंदर ना, ऐसे एंट्रेंस गेट जो होते हैं, तो यहाँ पर ऐसे पत्थर लगे होते हैं दोनों तरफ से, ईंटें ऐसे लगती लगती आपस में आके ऐसे जुड़ जाती हैं। तो जहां पर ईंटें जुड़ रही होती हैं, यहाँ पर ठीक बीच में जो बड़ा पत्थर होता है एक लगा हुआ, उसको बोलते हैं की स्टोन। की स्टोन, वो जो एक पत्थर है वो दोनों तरफ की आर्क के बाहर को संभाले हुए रहता है, और अगर केवल उस एक पत्थर को वहां से हटा दिया जाए तो रेस्ट ऑफ द आर्क विल बी फॉल डाउन, नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो वहां से टर्म निकला की स्टोन। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं की स्टोन स्पीसीज के रेफरेंस में, तो की स्टोन स्पीसी कौन हो गई? द स्पीसीज विद इन एन इकोसिस्टम, यानी किसी इकोसिस्टम में वो प्रजाति ऑन विच सर्वाइवल ऑफ द होल इकोसिस्टम डिपेंड्स, जिसके ऊपर उस पूरे इकोसिस्टम का अस्तित्व निर्भर करता हो। यानी कि अगर वो प्रजाति खत्म हो गई तो बाकी सब प्रजातियां भी खतरे में आ जाएंगी। ठीक है, उसको हम कहते हैं कीस्टोन स्पीसीज। ठीक है, वो कहीं पर कोई पेड़ हो सकता है, कहीं पर कोई शाकाहारी जानवर हो सकता है, कहीं पर कोई मांसाहारी जानवर, अलग अलग इकोसिस्टम की कीस्टोन स्पीसीज अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए अब हमने इकोलॉजी का मीनिंग किया, हमने क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन में डिटेलिंग भी हम करेंगे अभी। अभी हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले कंपोनेंट्स मैंने बताया दो तरह के हैं, वन इज बायोटिक कंपोनेंट्स, सेकेंड इज अबायोटिक कंपोनेंट, जैविक अजैविक। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने एनवायरनमेंट के अंदर ही पढ़ाया था। बिल्कुल पढ़ाया था बेटा, वहां हमने बहुत बेसिक बात की थी, यहाँ पर इनकी डिटेलिंग की जाएगी। कैसे? तो सबसे पहले जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स को हम दो पार्ट्स में, इस स्लाइड पे सारा बायोटिक कंपोनेंट बता रखा है। ठीक है, हम इकोलॉजी जिस सिस्टम से काम करता है, जिसको हम कहते हैं इकोसिस्टम, उसमें दो कंपोनेंट्स हैं। पहला है बायोटिक कंपोनेंट, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जैविक घटक। तो जैविक घटक दो होते हैं। नंबर वन, उसको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर। नंबर टू, उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर, उपभोक्ता। क्लियर हो गया? पहला प्रोड्यूसर, दूसरा उपभोक्ता। ठीक है, आई होप ये विजिबल होगा, क्योंकि मुझे जो सामने बड़ी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें थोड़ा सा ये कलर शायद जो ये डार्क कलर है ज़्यादा विजिबल हो रहा है, हो सकता है। अब आप लोग बता दीजिएगा तो नोट्स में इसको हम चेंज भी करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कंपोनेंट्स की, इकोलॉजी के कंपोनेंट्स की। सबसे पहले हम बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट के दो हैं इसमें, एक प्रोड्यूसर, दूसरा हो गया कंज्यूमर। ठीक है, हालांकि कुछ जगहों पर आपने देखा होगा कि इसमें एक तीसरा भी प्रकार होता है। वो कौन होते हैं? दे आर द डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो तीसरा बायोटिक कंपोनेंट के तीन जो टाइप्स हैं, तीन जो उसकी कैटेगरीज, तीसरा कौन सा हो जाएगा? डीकम्पोजर, आर डीकम्पोजर, अपघटक। क्लियर? ठीक है, तो अब ये कुछ कुछ पता होगा आप लोगों को पहले से ही, जैसे उत्पादक, प्रोड्यूसर। तो सिंपल सी बात है, जो भी जीव, जो भी प्राणी
अपना भोजन खुद बना सकते हैं, those who can prepare their own food are known as producer। इन्हीं को हम ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ या स्वपोषी। प्रोड्यूसर भी हैं और ऑटोट्रॉफ भी हैं। प्रोड्यूसर कैसे? तो ये बाकी सबके लिए भी खाना बेसिकली यही बना रहे होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफ खुद के लिए अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसमें कौन आ जाते हैं? सारे प्लांट्स, सब प्रकार के पौधे। केवल कुछ जगहों पर कुछ प्रकार के एल्गीज, कवक हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। बाकी इस धरती पर कोई अपना खाना खुद नहीं बनाता। अपना खाना खुद बनाने का मतलब क्या हुआ? मतलब हो गया कि भैया जो सन से हीट आ रही है उस हीट को ऊर्जा के अंदर बदलना। मैं अगर बोल पा रहा हूँ तो मुझ में ऊर्जा है तो मैं बोल पा रहा हूँ। तो कहते हैं ना लोग, भाई जब बहुत मेहनत कर लेते हैं और एकदम ड्रेन हो जाते हैं तो भैया अब तो जान नहीं बची है, खाना चाहिए। या कहते हैं ना एनर्जी लेवल लो हो गया है। तो हम चल किससे रहे हैं? हम ऊर्जा से चल रहे हैं, ठीक है। वो ऊर्जा हम किससे ले रहे हैं? तो कोई शाकाहार, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ पीता है, कोई वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। लेकिन अल्टीमेटली हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि हम डायरेक्टली सनलाइट से अपनी एनर्जी बना सके जो हमें ऊर्जा दे सके बॉडी को। हम जादू नहीं है। फिल्म है ना कोई मिल गया, धूप, जादू। तो वहां पर क्या हो रहा है? वो भी भैया वो एलियन जो दिखा रखा है फिल्म में वो ऑटोट्रॉफ है, ठीक है। वो एक इमेजिनरी साइंस फिक्शन है, ठीक है। तो उसमें है कैपेसिटी कि उसने सूर्य की रोशनी आई और उसने खुद को रिचार्ज कर लिया। हम नहीं कर सकते। हमें रिचार्ज करने के लिए मुझे खाना पड़ेगा, रोटी, ब्रेड, कुछ भी XYZ, ठीक है। तो प्रोड्यूसर कौन हो गए? प्लांट्स हो गए, ठीक है। केवल प्लांट्स इसमें आते हैं। बहुत कुछ ऐसे एल्गी हैं जो बहुत सीमित मात्रा में हैं जो उस काम में सक्षम है, इसीलिए केवल हम प्लांट को ही काउंट करते हैं इसमें, ठीक है। ये हो गए प्रोड्यूसर। दूसरा हो गए कंज्यूमर, उपभोक्ता। उपभोक्ता क्यों हो गए? तो बाकी सब लोग जो हैं दे आर डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड। ये अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंड है? उत्पादकों पर या ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर। पेड़ ने सूर्य की ऊर्जा को एनर्जी में कन्वर्ट किया, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया, उसको खा करके ये खुद को चलाएंगे। तो सारे एनिमल्स इसमें आ जाएंगे और इसीलिए सब एनिमल्स को कॉमन तौर पर हम हेट्रोट्रॉफ भी कह देते हैं। इन्हें बोला हमने ऑटोट्रॉफ। इन्हें क्या बोला हमने? हेट्रोट्रॉफ, ठीक है। कि जो डिपेंड हैं अपने भोजन के लिए, परपोषी हैं, ठीक है। पैरासाइट्स में ध्यान रखना, वो एक डिफरेंट टर्म है, ठीक है। वो परजीवी होता है, ठीक है। ये पैरासाइट्स नहीं है। चलिए, तो एनिमल्स आ गए। अब ये जो कंज्यूमर्स हैं इनको फिर हम कैटेगराइज करते हैं कुछ कैटेगरीज में। हालांकि यहाँ थोड़ा बायोलॉजी आ जाता है लेकिन तब भी थोड़ा सा जानकारी के लिए केवल आप समझ लीजिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। जो होलोजोइक है बाकी कंपैरेटिवली कम। तो इसमें एक होते हैं सेप्रोफाइटिक, समभोजी। सेप्रोफाइटिक यानी कि तो दोज जिनमें डाइजेशन सिस्टम नहीं होता, तो वे क्या करते हैं? इनटेक फूड बाय केमिकल प्रोसेसेस। जैसे फंगीज हैं अलग अलग तरह के, है ना, जो कवक होते हैं, ठीक है। तो वो केमिकल प्रोसेस से खाना ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। केमिकल प्रोसेस यानी कि कुछ केमिकल ऐसा रिलीज किया बॉडी से, ठीक है, काम हो गया, ठीक है ना। या केमिकल रिलीज किया वहां पर जो उनके पास खाना है, केमिकल्स के थ्रू उसको मेल्ट किया और उनकी बॉडी में पहुंच गया। इनमें डाइजेशन सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है इनकी लाइफ भी बहुत लंबी नहीं होती है, ठीक है। तो सेप्रोफाइटिक ये हमारी स्टडी का पार्ट नहीं होंगे, ठीक है। दूसरे होते हैं पैरासाइट्स, परजीवी, ठीक है। जैसे अलग अलग वायरसेज हो गए, इनमें भी डाइजेशन सिस्टम नहीं होता। डाइजेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि खाते ही नहीं है, ठीक है। क्यों खाते नहीं है? क्योंकि ये किसी और के ऊपर डिपेंड है। जैसे वायरस हमारी बॉडी में ही रहता है, ठीक है। वायरस सालों साल हमारी बॉडी में रहता है और जब हम किसी हमारे ही जो हम खा रहे हैं वो उससे सरवाइव कर रहा होता है, उसके ऊपर जिंदा रहता है, साइलेंटली पड़ा रहता है वो, ठीक है। हमारी बॉडी जब थोड़ी सी कमजोर हुई, अब उसने हमको खा करके हमारे ऊपर ही नुकसान करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वायरस वगैरह, ठीक है, इन्हें अन्य जीवित चीजों से भोजन मिलता है, ठीक है। और फिर तीसरे होते हैं होलोजोइक, घृतोपजीवी। ये हमारी स्टडी का पार्ट होंगे। तो इनमें डाइजेशन सिस्टम होता है,
यानी कि जो भी ये कंज्यूम करेंगे वो एक प्रोसेस से होकर के गुजरता है और यहाँ से होती है एनर्जी ट्रांसफर। यहाँ से ऊर्जा क्या होती है, ट्रांसफर होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, एक हेलो, चलिए ठीक है। तो कई बार जरूरी कॉल्स ऐसी आती है कि रिसीव करना पड़ता है। ठीक है, तो जो ये कंज्यूमर्स हैं, ये एक हमने बताया सेप्रोफाइट, दूसरे बताया पैरासाइट, कि ये वो लोग हैं जो जिनमें अपना डाइजेशन सिस्टम नहीं होता है। तो जिनमें डाइजेशन सिस्टम होता है उनको हम कहते हैं होलोजोइक, जो हमारी स्टडी का पार्ट होंगे, जो हमारे अध्ययन का भाग होंगे। ठीक है, तो इनमें डाइजेशन सिस्टम होता है, ये कंज्यूम करते हैं खाना और फिर एक प्रोसेस से वो खाना प्रोसेस होता है, एनर्जी उनको देता है, उनको चलाने के लिए, डाइजेशन करने के लिए भी, श्वास लेने के लिए भी, रिप्रोडक्शन करने के लिए भी, सारी एक्टिविटीज करने के लिए भी, और फिर वो एनर्जी ट्रांसफर भी होती है। ठीक है, तो इसमें फिर ये जो भृतोपजीवी होते हैं ये 4 तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो ये आपको बहुत सिंपली पता होगा। ठीक है, नंबर 1 शाकाहारी हर्बीवोरस, नंबर 2 कार्निवोरस मांसाहारी, नंबर 3 ओमनीवोरस सर्वाहारी। ठीक है, हर्बीवोरस, इसमें मनुष्य भी आते हैं, हालांकि मनुष्य सर्वाहारी है। ठीक है, वो खा दोनों सकता है, वो अलग बात है कि बायोलॉजिकली मनुष्य बनाया गया है शाकाहार खाने के लिए। ठीक है, तो हर्बीवोरस जो केवल प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस जो केवल नॉन वेज खाएंगे, प्लांट्स नहीं खाएंगे कभी भी किसी भी स्थिति में। ठीक है, शेर वगैरह ऐसे बड़े प्राणी जो हैं वो उसका उदाहरण है। ठीक है, और ओमनीवोरस जो, ठीक है, चलिए तो ये 3 हो गए। और इसी में जो हमने यहाँ पे थर्ड डिवीजन कर दिया था, डीकम्पोजर्स, तो कुछ जगह आपको यहाँ पे उनको लिखा हुआ मिलेगा, कुछ जगह अलग, स्कैवेंजर्स या डीकम्पोजर्स। तो बेसिकली स्कैवेंजर्स क्या हैं, तो स्कैवेंजर्स शाकाहारी भी नहीं है, मांसाहारी भी नहीं है, सर्वाहारी भी नहीं है। कुछ स्कैवेंजर्स मांसाहारी हैं, कुछ शाकाहारी हैं, जैसे उदाहरण के लिए गिद्ध, है ना। जब हम बात करते हैं वल्चर्स, गिद्धों की, तो गिद्ध बेसिकली क्या करते हैं, तो मरे हुए जो डेड डेड हो गए जो एनिमल्स, वो उनको खा करके अपना पेट भर रहे हैं, और एक तरीके से वो नेचुरल क्लीनिंग पर्सन है, नेचुरल स्कैवेंजर्स हैं, सफाई कर रहे हैं। वो जानवर अगर मरा पड़ा रहता है, उसके अंदर वायरस डेवलप होते और 10 तरह का नुकसान करता, वो उन्होंने उसको डिकम्पोज होने में हेल्प किया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधे, भाई एक पत्ती भी अगर टूट के गिर जाती है पेड़ से, तो वो पत्ती धीरे धीरे, देखा होगा आपने, पत्ती लकड़ी वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है, अपने आप थोड़ी हो गई है, वहां पर अलग अलग डिकम्पोजर्स ने काम किया है। ठीक है, किसी ने उस पर केमिकल सिक्रेट किया, रिलीज किया, उसके बाद वो प्रोसेस हुआ और फिर उसमें से जो अलग अलग न्यूट्रिएंट थे जहां जाने थे चले गए। ठीक है, ऐसे। तो ये भाई हो गए हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें कुछ टर्म ध्यान रखनी है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर एक बात, ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ दूसरी बात, फिर जो ये कंज्यूमर्स हैं इसमें 3 लेवल जरूर ध्यान रखिएगा, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ऐसे ही फिर डीकम्पोजर, अपघटक। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को भाई? चलिए, ठीक है, तो अब देखिए बेसिकली हमारे अंदर कार्बन है। ठीक है, कोई भी जो जीवित व्यक्ति है उसके अंदर कार्बन, सब चीजों में कार्बन है। ठीक है, लेकिन जो अकार्बनिक पदार्थों को कन्वर्ट करते हैं कार्बन में, वो होते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है ना,
तो वो प्रोसेस वहां से शुरू हुआ है, वो फिर आगे ट्रांसफर होता रहता है एनर्जी का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब हम बात करते हैं किसकी, अबायोटिक कंपोनेंट की। अभी तक हमने बात की थी किसकी, बायोटिक कंपोनेंट की, कि भाई जो इकोसिस्टम है उसके बायोटिक की। अब हम बात करेंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं तो बेसिकली हम अबायोटिक कंपोनेंट्स को तीन चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दो तो आपके सामने दिख रहा है, टेम्परेचर और ह्यूमिड। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, जैसे अगर हम अबायोटिक कंपोनेंट्स की बात कर रही हैं तो जितने भी कार्बनिक मैटर्स हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है, वो एक डिवीजन हो गया। जैसे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर की अगर हम बात करेंगे तो, ठीक है, या अगर मैं इसको इसको आप इसमें लिख लीजिए, ये जो अजैविक घटक हैं ये तीन तरह के हो जाएंगे। ठीक है, पहला ऑर्गेनिक मैटर, दूसरा इनऑर्गेनिक मैटर, और तीसरा एनर्जी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर आपको पता है कि क्या होते हैं, थोड़ा बहुत आपने केमिस्ट्री वगैरह पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो यानी कि जो भी प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, जो हमको डेवलप कर रहा है, वो क्या हो गया, वो हो गया ऑर्गेनिक मैटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। ठीक है, इनऑर्गेनिक मैटर क्या हो गया, तो जो अलग अलग तरह के मिनरल्स हैं, आपने सुना होगा बॉडी में कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, जिंक, है ना। मैं कहते हैं आपके बॉडी के अंदर ये चीज कम हो गई है, भाई B12 खाओ, है ना, ये विटामिन कम हो गया है, खाओ। ठीक है, वो हो गया इनऑर्गेनिक मैटर। और तीसरा हो गया एनर्जी। एनर्जी मतलब डायरेक्टली द सन, सूर्य। ठीक है, तो ये सब सारे हो गए क्या, अजैविक घटक, अबायोटिक कंपोनेंट्स। इन सब में सूर्य को छोड़ दें, बाकी सब में जान नहीं है। ठीक है, जीवन नहीं है उनके अंदर, कैल्शियम पोटेशियम में जीवन नहीं है, पर वो जीवन को बढ़ा सकता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उसमें लाइफ नहीं है, पर वो लाइफ को बढ़ा सकता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये हमारे हो गए अजैविक घटक। इन सब का हमारे डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, अगर ये ना हो तो हमारा मामला बिगड़ जाए। ठीक है, अब इसमें दो फैक्टर्स हैं जो अबायोटिक कंपोनेंट्स को बहुत कंट्रोल करते हैं। कौन, एक तो है टेम्परेचर, दूसरा है ह्यूमिड, नमी, आर्द्रता। और इसके आधार पर हम चीजों को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी में आपके दिए है, इसलिए यहाँ बता दे रहा हूं मैं, वरना अधिक बहुत इसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग जीव जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में सरवाइव कर सकते हैं, उसके आधार पर उनका हम डिवीजन करते हैं। जैसे एक होता है मेगाथर्म। ठीक है, मेगाथर्म यानी सामान्य तापमान 0 से 30 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसके बीच में पाए जाने वाले जीव। दूसरा होता है मेसोथर्म, ठीक है, 30 से 45 डिग्री में। माइक्रोथर्म 45 से 60, और हेक्स्टोथर्म 60 से 90 डिग्री। जैसे जैसे अर्थ पर हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। तो वहां पे जीवों का निर्माण भी वैसे ही होता है। ठीक है ना, वो जीव डेवलप ही वैसे होती है। उनकी स्किन आपने देखा होगा, पहाड़ी जानवर होगा उसकी स्किन मोटी होगी, उसकी स्किन पर बहुत सारे बाल होंगे। मैदानों में ऐसा कम होगा। ठीक है, क्योंकि उसको ठंड से बचाव की जरूरत है, उसे तापमान कम मिल रहा है। जो मैदानों में होंगे या जहां बहुत गर्मी वाले इलाके होंगे, उनकी बॉडी वैसी ही बनी होगी। ठीक है, तो ऐसी। इसी प्रकार ह्यूमिड की बात करें तो धरती पर हमको चार तरह के इलाके मिलेंगे। एक जहां बहुत पानी है, हमेशा पानी ही पानी है। एक जहां औसत पानी है। एक जहां पानी की कमी है। एक चौथा जहां पानी है ही नहीं, ना के बराबर पानी है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो इनको भी हम चार कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट में ऐसे जीव आते हैं या प्लांट्स आते हैं जो टोटली पानी के अंदर ही सरवाइव कर सकते हैं, जैसे सिंघाड़ा, चेस्टनट, है ना, और भी ऐसे कई प्रकार के फल होते हैं। दूसरा हो गया फिर होलोफाइट,
तो होलोफाइट में क्या है कि भैया उनका कुछ हिस्सा, उनकी बॉडी का कुछ हिस्सा पानी के अंदर है, कुछ एयर में है। जैसे लोटस, कमल, कमल की रूट कहाँ पर है, तो वो है पानी के अंदर, और कमल का फ्रूट जो उसका मूल कमल है वो एयर में है ना, ऐसी। फिर तीसरा हो गया मेसोफाइट। मेसोफाइट यानी कि जहां पर औसत वाटर है, जहां पानी भरे रहने की जरूरत नहीं है, मिट्टी के अंदर नमी होनी चाहिए, दे विल सर्वाइव, दे कैन सर्वाइव, वो जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या आ गया, तो जितने तरह की चीजें हम नॉर्मली सबसे बड़ी मात्रा में कंज्यूम करते हैं, सब अधिकतर मैक्सिमम तरह के अनाज, फल, सब्जियां, वो सब इसमें आ जाते हैं मेसोफाइट में। गेहूं लगा रखा है हमने, चावल लगा रखा है हमने, अब उसको हमेशा पानी भरे रहने की जरूरत नहीं है। हमने एक फसल लगाई है, उसको 3 बार 4 बार 6 बार आवश्यकता के अनुसार अलग अलग फसलों को हमने पानी दे दिया, पर्याप्त है। वो मिट्टी में नमी रहनी चाहिए, वो सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए मेसोफाइट। और सबसे लास्ट में होता है जेरोफाइट, जो न्यूनतम पानी के अंदर, जमीन गीली सूखी रहेगी एकदम, रेगिस्तानों में देखा है ना हमने, दूर दूर तक पानी नहीं है, जमीन के 20 फीट 30 फीट 50 फीट नीचे पानी है, वो उतने से काम चला लेते हैं वो लोग। ठीक है, ऐसे पौधे हो गए। तो जैसे कैक्टस है, चीड़ का पेड़ है, ओक जो ये पाइन का पेड़ होता है ना, हम लोगों ने एलोवेरा देखा होगा। ठीक है, तो बेसिकली बहुत कम पानी के अंदर वो काम चला लेते हैं, नहीं होता है पानी तब भी वो काम, उनकी बनावट ही वैसी होती है। कैक्टस देखा होगा आपने, तो कैक्टस में क्या होता है कि बहुत बड़ा पौधा नहीं होगा कैक्टस के लिए, वो जो उसकी जड़ है वही उसका तना है, वही उसका फल है, वही उसकी पत्तियां हैं। कैक्टस में अलग से पत्तियां बहुत सीमित होती है, पत्तियां होंगी भी तो बहुत मोटी पत्तियां होंगी, और चिकनी पत्तियां होंगी उसकी, मोटी परत, मोमदार परत होगी, ताकि कम से कम पानी उसका वेस्ट हो। ठीक है, ऐसा। चलिए, तो अबायोटिक फैक्टर में ऑर्गेनिक मैटर हो गया, कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ईटीसी। इनऑर्गेनिक मैटर अकार्बनिक पदार्थ, सारे मिनरल्स वगैरह आ गए, एनर्जी, सन। चलिए, ठीक है, तो अब जो ओबायोटिक कंपोनेंट है, जो भी हमने टेम्परेचर और ह्यूमिड की बात की, ये डिपेंड किस पे करते हैं, तो भैया रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं। और कहीं पर भी किसी भी जगह पर अबायोटिक कंपोनेंट डिसाइड करेगा कि वहां का बायोटिक कंपोनेंट कैसा होगा, है ना। जैसी वहां पर टेम्परेचर और रेन है, वैसा ही वहां पर बायोटिक कंपोनेंट होगा। सूखी जगहों पर आप चावल नहीं उगा सकते, सिंघाड़े की तो बात ही नहीं है। सिंघाड़े वाले इलाके में कैक्टस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सड़ के खत्म हो जाएगा बेचारा वो। ठीक है, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो हमारा इकोसिस्टम है, उसका अपना एक फंक्शन है। ठीक है, इकोसिस्टम जो है उसका अपना एक कार्य करने का तरीका है, और वो जो कार्य है वो फंक्शन के है, उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। यस, ठीक है, ये जो दो चीजें स्लाइड्स थी, तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, हालांकि ये बायोडाइवर्सिटी के अंदर भी आएगा, लेकिन तब भी। तो कोई भी इलाका है, मान लीजिए कोई भी जगह है, ठीक है, अब वहां पर जितना ज्यादा रेन और टेम्परेचर होगा, बारिश अगर ज्यादा होगी और तापमान भी औसत से अधिक है, तो उसके कारण चूंकि अबायोटिक कंपोनेंट पर्याप्त मात्रा में है, टेम्परेचर और रेन, उसके अंदर फिर बाकी इनऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, एनर्जी, सब कुछ है, तो वहां पर क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा क्यों होगी भाई, जहाँ पीने का पानी है, जहाँ पर पेड़ पौधे, वहां पर ही तो अलग अलग तरह के लोग आते जाएंगे, अलग अलग प्रकार के वहां पर जानवर भी होंगे, खूब प्लांट्स वहां पर उग पाएंगे। ठीक है, क्योंकि रेन है अच्छी, वहां पर टेम्परेचर अच्छा है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, तो बेसिकली पादप, फ्लोरा और फौना की अधिकता, यानी कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, उनकी कितनी ज्यादा क्वांटिटी और वैरायटी है, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। उसमें कितनी डाइवर्सिटी है, कहीं पर सारे हिरन 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 है, वो डाइवर्सिटी नहीं है। वहां पर हिरन भी हैं दो चार तरह के, वहां पर शेर भी है, वहां पर सांप भी है, वहां पक्षी भी है, वहां ए पेड़ भी है, बी पेड़ भी है, सी तरह का पेड़ भी है, दैट इज नॉन एज डाइवर्सिटी। ठीक है, तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, साथ में वहाँ पर प्लांट की डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, यानी एक सर्टेन एरिया के अंदर
फॉर एग्जाम्पल पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में, तो वहां पर ज्यादा प्लांट होंगे। जबकि जहां पर रेन और टेम्परेचर कम होता जाएगा, आप क्या देखेंगे, प्लांट्स के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होगी। एक पेड़ वहां पर है, दूसरा बड़ा पेड़ वहां पर है। रेगिस्तान में तो दिखते ही नहीं है दूर दूर तक, जहां देखो रेत रेत है। सेम इम्प्लीमेंट हो जाएगा पहाड़ों पर भी। आप चले जाइए हिमालय पर, ऊंचाई पर, तो क्या होता है, बर्फ बर्फ है, दिखते हैं कि वहां पे आपको पेड़ आसानी से नहीं दिखते हैं। आप, अगर मैं भारत के उदाहरण की बात करता हूँ, तो जैसे ही हम मैदानों से पहाड़ों पर जाएंगे, तो आप जो फुटहिल्स पर है वहां पे खूब घने जंगल झाड़ियां हैं। ट्रैकिंग करिए बढ़िया सी, है उत्तराखंड, हिमाचल, और ऊपर जाने शुरू हुए, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, पेड़ों की ऊंचाई कम होती चली जा रही है, और एक्सट्रीम हाइट पर 6000 मीटर के ऊपर पेड़ गायब, केवल थोड़ी बहुत घास हमको दिखाई देगी, और ऊपर गए घास भी खत्म, कुछ नहीं, है ना। तो जहां पर भी ये दोनों चीजें कम होंगी, वहां पर प्लांट की डेंसिटी बहुत कम होगी। ज्यादा है तो प्लांट की डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, पादप घनत्व। अब अगर ये दोनों चीजें हैं, तो वहां पर बायोमास भी ज्यादा होगा। बायोमास यानी कि, तो हमारे अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ड्राई ऑर्गेनिक मटेरियल है, कार्बन आदि, उसको बायोमास कहते हैं। ठीक है, तो चूंकि वहां पर पत्ते हैं, प्लांट्स हैं, जीव हैं अलग अलग, तो उनके अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसका जो मास है वो भी ज्यादा होगा। भाई, अभी मेरे शरीर से जो आपने सुना होगा, हमारी बॉडी के अंदर एक तिहाई हिस्सा क्या है, जल है। तो सारे प्रकार के जितने भी लिक्विड मटेरियल सब निकाल देंगे, ठीक है, तो जो उसके बाद बचता है, लिक्विड निकालती बॉडी सूख के, देखा होगा आपने, जब कोई बीमार हो तो बॉडी कैसे सूख जाती, थोड़ी सी रह जाती है ना। तो उसके बाद जो लास्ट मटेरियल बचता है, ड्राई ऑर्गेनिक मटेरियल, उसको हम कहते हैं बायोमास। वो भी ज्यादा होगा वहां पर, क्योंकि उनको ज्यादा टेम्परेचर मिल रहा है, ज्यादा रेन मिल रही है। ठीक है, जहां पर बायोमास ज्यादा होगा, वहां पर ह्यूमस भी ज्यादा होगा। ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है भाई, तो बेसिकली ह्यूमस क्या है, डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल। जो बायोमास में ऑर्गेनिक मटेरियल था, जब उसको तोड़ दिया जाता है सिंपल चीजों के अंदर, मेरे अंदर अलग अलग प्रकार का ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल है। जब शरीर खत्म होता है, तो सब तत्व अपनी अपनी जगह मिल जाते हैं, है ना। कहीं से मुझे नाइट्रोजन मिला है, कहीं से मुझे ऑक्सीजन मिला है, कहीं से कुछ और मिला है, सब डिकम्पोज। ठीक है, तो ह्यूमस ज्यादा होगा, पत्ते गिरेंगे मिट्टी के अंदर, जमीन पे पत्ता गिरा, पेड़ टूट के गिर गया, खत्म हो गया, डिकम्पोज हो गया, पेड़ में जो अलग अलग प्रकार के जो भी उसके अंदर न्यूट्रिशन था, वापस वो मिट्टी के अंदर मिल गया, उससे क्या बन गया, ह्यूमस। ठीक है, तो वो भी ज्यादा होगा। जब ये सब चीजें ज्यादा होंगी, तो उसके कारण क्या होगा, वहां पर जो लकड़ी है उसकी जो कठोरता है वो भी अच्छी होगी। पेड़ है, लकड़ी है, उसकी कठोरता, हार्डनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। घने जंगल होंगे, उसको काट कट करना आसान होगा, साफ मुश्किल होगा, साफ करना उसको मुश्किल होगा। इसके कारण वहां पर ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन अप्रोच भी क्या होगी, कम होगी। कहीं पर घास है, घास को आराम से साफ कर सकते हो, लोग खाली चलना शुरू कर तब भी घास के अंदर रास्ता बन जाता है। जंगल में ये करना मुश्किल हो जाता है, घने जंगल में, डेंस फॉरेस्ट में और मुश्किल हो जाता है। अमेजन के जंगल हैं, वो अपने आप साफ नहीं, मतलब उसको आप प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो ह्यूमन अप्रोच कम हो जाएगी। इसके कारण वहां पर डिफॉरेस्टेशन भी क्या होगा, मिनिमम होगा, यानी वो पेड़ लंबे टाइम तक सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है अबायोटिक कंपोनेंट की, स्पेशली ये जो टेम्परेचर और रेन है। क्लियर। चलिए, तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। टेम्परेचर बारिश ज्यादा है तो वहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ज्यादा हो रही है, क्योंकि पेड़ खूब अच्छे से लग रही हैं। ठीक है, उसके कारण जो प्लांट्स हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं, वो अधिक खाना बना रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है कि जीवन में फूड स्टोरेज ज़्यादा हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, लकड़ियाँ मजबूत हो रही हैं, प्लांट डेंसिटी ज़्यादा है, ह्यूमन अप्रोच कम है, जिसके कारण वहाँ पर निर्वनीकरण भी नहीं होगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। क्लियर हो गया, ये बेसिक चीज़ें बता रहा था मैं। ये क्लाइमेट डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, भूगोल में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि ये जो टेम्परेचर और रेन है ये कहाँ पर कितना ज़्यादा होगा। तो भाई ये है 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री। अर्थ पर हम यहाँ 0 से 90 की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होता जाता है, 0 से 90 की तरफ बढ़ते हैं, टेम्परेचर घटता जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं किसी भी कॉन्टिनेंट के अंदर, मान लो एशिया है या अफ्रीका है या यूरोप है, कोई भी कॉन्टिनेंट है, तो उसमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे
तो क्या होगा, क्योंकि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में क्या होता है कि इस इलाके में यहाँ पर क्या चलती हैं, ट्रेड विंड्स, ईस्टर्ली हवाएं ऐसे चलती हैं, इस इलाके में क्या होता है, हवाएं ऐसे चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ईस्ट से वेस्ट बारिश घटती जाएगी, यहाँ पर क्या होता है, हवाएं ऐसे चलती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हवाएं चलती तो क्या नाम है, ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तापमान कम हो जाता है, तो यहाँ पर मध्यम तापमान मध्यम बारिश, ठीक है। तो ये क्लाइमेट वाला है, इसको यहाँ बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब इकोसिस्टम में हमने उसके कंपोनेंट्स पढ़ लिए, इकोसिस्टम की डेफिनेशन पढ़ ली। अब जो इकोसिस्टम में तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है इकोसिस्टम का फंक्शन, पारितंत्र का कार्य, फंक्शन कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो फंक्शन होती हैं। पहली बात, जो इकोसिस्टम होता है उसकी कुछ खासियत भी होती है, भी करेंगे आगे हम। पहली बात है, ये एक सेल्फ रन सिस्टम है। सेल्फ रन सिस्टम है इसका मतलब क्या हो गया कि चीजें इतनी ज्यादा आपस में इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट हैं कि सिस्टम चल रहा है अपने आप, ठीक है। ऑटोमेटिक जिसको कहते हैं ना हम लोग, ऑटोमेटिक सिस्टम है, ठीक है। और अगर कोई एक लेयर भी डिस्टर्ब होगी तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो ये इसकी खासियत है, अभी खासियत आगे से भी करेंगे हम। तो फंक्शंस में क्या है, तो तीन सबसे इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन है। नंबर वन, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। नंबर दो, फूड वेब, खाद्य जाल। नंबर तीन, पौष्टिकता का स्तर या ट्रॉफिक लेवल। क्लियर टू ऑल? ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो तीन फंक्शंस हैं, हम इकोसिस्टम के फंक्शंस की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, तो उसके तीन इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले की बात करते हैं। पहला हो गया फूड चेन। तो फूड चेन भाई बेसिकली क्या है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन वन अनदर फॉर फूड, एक दूसरे के ऊपर खाने के लिए निर्भर रहना, वो फूड चेन है। यानी कि एक चेन बनी हुई है, ए से बी को खाना मिल रहा है, बी से सी को खाना मिल रहा है, सी से डी को खाना मिल रहा है, ठीक है। किसान ने गेहूं में, मनुष्य, मैं समझाने के लिए एग्जांपल मनुष्य का ले लेता हूँ, इंप्लीमेंट नहीं करना उसके ऊपर। किसान ने गेहूं उपजाया, आप सीधा गेहूं नहीं खा रहे हैं, है ना। वो गेहूं मंडी में पहुंचा, मंडी के थ्रू आपको मिला, आपने घर में उपजाया अगर तो ठीक बात है, तब भी आपने उस गेहूं को, प्लांट पौधा लगा, पौधे से आपने गेहूं अलग किया, उस गेहूं को आपने साफ किया, ठीक है। उससे आपने आटा बनाया, आटे से फिर रोटी बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं, रस बना रहे हैं, पाव बना रहे हैं, खा रहे हैं, और भी उसके लेवल्स हो सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा फूड चेन में, तो एक पौधे ने सूर्य से भोजन बनाया, उस पौधे को किसी खरगोश ने खाया, खरगोश को किसी और बड़े जानवर ने खाया, उसको किसी और बड़े जानवर ने खाया, फूड चेन, ठीक है। तो उसको हम फूड चेन कहते हैं। ये दो तरह की होती है फूड चेन, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फूड चेन फाउंड इन द इकोसिस्टम। नंबर वन, उसको हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन या चराई खाद्य श्रृंखला। नंबर टू, उसको हम कहते हैं डेट्रिटस फूड चेन या अपरद, अपरद, अपरदन जो है उसमें से अपरद ले लिया हमने, अपरद खाद्य श्रृंखला। सो ग्रेजिंग में, ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है, प्रोड्यूसर से इसकी शुरुआत होती है, प्लांट्स से। तो प्लांट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर घास है, घास को खाया टिड्डे ने, ग्रास ओफर ने, टिड्डे को खाया मेंढक ने, मेंढक को खाया सांप ने, सांप को खा गया गिद्ध, वल्चर, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये सब एक दूसरे का भोजन है। आप इसमें से घास निकाल दो, बाकी सब तो ऐसे ही मर जाएंगे, है ना। अगर वहां प्रोड्यूसर ही ना रहे तो बाकी सब सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया, ऐसे करके। तो ये हो गया ग्रेजिंग। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, उनके दांत हैं और बाकी सब चीजें हैं वो खा रही हैं। दूसरा होता है डेट्रिटस फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन जो प्रोड्यूसर से शुरू हुई थी, प्लांट से, डेट्रिटस में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है।
इसकी शुरुआत या तो डेड बॉडी से होगी या नॉन लिविंग थिंग से होगी, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे उदाहरण के लिए कोई भी किसी भी चीज की डेथ हो गई, किसी जीव की मृत्यु हो गई है, कोई पौधा मर गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, केचुआ है जैसे अर्थवॉर्म होता है, तो अर्थवॉर्म क्या करता है, देखा है आपने, केचुए को आप क्या क्या बना, दो चार केचुए लो मिट्टी में छोड़ दो, उनकी आबादी बढ़ती चली जाती है वहीं से ही, है ना, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो वहां पर जो मिट्टी है उसी में से खुद के लिए वो, क्योंकि पाचन सिस्टम तो हो ही नहीं रहा है, डाइजेशन तो हो ही नहीं रहा है, तो वो उसी से ही अपने लिए काम चला लेते हैं, खुद को सरवाइव कर लेते हैं। और फिर उस केचुए को खा लिया किसी चिकन ने, उसे खा गया कोई बाज, है ना, ठीक है। तो ये हो गई डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है। यानी कि जहां पर डायरेक्टली पहले लेवल पर वो प्लांट्स को नहीं खाते हैं। क्लियर, चलिए, ये दो तरह की फूड चेन। तो इकोसिस्टम का पहला फंक्शन कौन सा हो गया बेटा, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। क्लियर, बढ़े आगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए। ओ, ठीक है, दूसरा जो फंक्शन है इकोसिस्टम का वो क्या है, फूड वेब, खाद्य जाल। तो ये फूड वेब क्या है, तो बेसिकली फूड वेब क्या है, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं, फूड चेन्स का एक नेटवर्क है। जाल होता है ना, जैसे आप लोगों ने सुना होगा इंटरनेट को हम क्या कहते हैं, WWW एरा, वर्ल्ड वाइड वेब। तो वेब मतलब क्या है, जाल, किसका जाल है, तो एक कंप्यूटर दूसरे से जुड़ा है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से जुड़ा है, ऐसे हजारों कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं ऐसा। तो ये क्या हो गया, ये वेब हो गया, जाल हो गया। ऐसे ही तो एक मान लो कोई फूड चेन है ABC, ये एक फूड चेन हो गई। फिर ऐसे ही दूसरी फूड चेन है, ठीक है, ABC। ऐसे जब बहुत सारी फूड चेन हो जाएंगी तो अब क्या होगा, ये कोई नियम थोड़ी कि घास को टिड्डा और फिर उसको मेंढक ही खाएगा, ऐसा भी तो, या एक फूड चेन यहाँ पर चल रही है ABC, मतलब हो गया हमेशा पहले लेवल पे कौन होगा, पहले लेवल पे हमेशा प्लांट्स होंगे, उसके बाद फिर कोई शाकाहारी होगा, हर्बीवोरस होगा, उसके बाद कोई मांसाहारी होगा, है ना, कार्निवोरस। तो अब इसमें हो क्या रहा है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ जो प्लांट्स हैं इसको बी ने खाया, बी को यहाँ इधर इधर वाला सी खा जाए इसको, ये भी तो हो सकता है। भाई यहाँ फिक्स थोड़ी है कि सांप को गिद्ध ही खाएगा, सांप को कोई और भी तो जानवर खा सकता है, ठीक है। तो यानी अलग अलग बहुत सारी फूड चेन, जितनी ज्यादा फूड चेन होती है किसी भी जगह पर, वो वहां पर बायोडाइवर्सिटी उतनी ज्यादा एग्जिस्ट अच्छे से बढ़ती है। क्यों, ऑप्शंस ज्यादा हैं सरवाइव करने के लिए आपके पास, ठीक है। तो एक से ज्यादा फूड चेन्स जहां पर सरवाइव करती हैं, उनका जो नेटवर्क होता है उसको हम बोलते हैं फूड वेब। फूड वेब जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतना अच्छा वहां पर बायोडाइवर्सिटी होगी, ठीक है। जटिल फूड वेब अच्छे पर्यावरण, अच्छे इकोसिस्टम की निशानी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर, चलिए बहुत अच्छा। अब तीसरा होता है ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तीसरा क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल या पौष्टिकता का स्तर। तो जो हमने यहाँ पहले लेवल पढ़ा था कि सबसे ऊपर प्लांट्स हैं, प्लांट्स के बाद फिर हैं यहाँ पर शाकाहारी, वेजिटेरियन, हर्बीवोरस, उसके बाद फिर कौन है, जो मांसाहारी हैं, नॉनवेज खाते हैं, फिर ऑल वाले हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, फूड चेन में जीरो से लेकर के आगे तक जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसी को हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, जो हमने पिछली स्लाइड में यहाँ पर पढ़ा था, यही है ट्रॉफिक लेवल, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ठीक है, ये ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या हो गया, तो ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है प्रोड्यूसर से, प्लांट से लेकर के और उस चेन में जो भी लास्ट में है। अब इस एनर्जी ट्रांसफर में कुछ शानदार चीजें होती हैं, जैसे नंबर 1, आप लोगों ने एक लॉ के बारे में पढ़ा होगा, एनर्जी फ्लो है बेसिकली ये, जो तीसरा फंक्शन है ट्रॉफिक लेवल, तो ये क्या है, ये है एनर्जी फ्लो। तो इसमें होता क्या है कि जितनी लंबी फूड चेन होगी
तो बाद वाले जो जीव होंगे वो उनको उतना ज्यादा खाना होगा। ज्यादा क्यों खाना होगा? क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसमें खासियत है, एक 10% लॉ होता है, या लिंडमैन का लॉ भी उसको कहते हैं, जिसके बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो लिंडमैन का लॉ है 1942 के आसपास लिंडमैन साहब हुए एक वैज्ञानिक, इन्होंने इसकी जानकारी दी। तो ट्रॉफिक लेवल में या फूड चेन में क्या होता है कि पहले लेवल से दूसरे लेवल पर केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। कितनी? 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है। इसी को हम बोलते हैं लिंडमैन्स लॉ या 10% लॉ। यानी कि अगर किसी प्लांट के अंदर कुल जितनी ऊर्जा है, तो जब कोई उस प्लांट को खाएगा तो उसमें अगर 100 ग्राम की ऊर्जा थी, तो एक्चुअल में अगले लेवल पर केवल 10 ग्राम की ऊर्जा पहुंचेगी। उसके अगले लेवल पर केवल 1 ग्राम की ऊर्जा पहुंचेगी। उसके अगले लेवल पर 0.001। ठीक है, तो बाकी ऊर्जा कहाँ जाती है भाई? तो मैंने बताया था कि इन सब में डाइजेशन सिस्टम है। तो जो बाकी ऊर्जा है वो डाइजेशन, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन में खर्च होती है। किसमें? डाइजेशन। हमारा शरीर बहुत सारी ऊर्जा जो हमने खाया है उसको पचाने में लगाता है। इसीलिए समझदार डॉक्टर्स, समझदार तो कहेगा डॉक्टर, समझदार तो होते ही हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, डाइटिशियंस होते हैं, वैद्य होते हैं, वो क्या कहते हैं? कम खाना ही ज्यादा खाना है। क्या मतलब? कि आप खाना बहुत कम खाएं, न्यूट्रिशियस खाइए, तो क्या होगा, आप कम खाएंगे तो आपकी बॉडी उस कम खाने को ठीक तरीके से पचा करके आपका डेवलपमेंट करेगी, विकास करेगी। अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आपकी जो एनर्जी है उसका मैक्सिमम जो खर्च होगा किसमें होगा? उस खाने को प्रोसेस करने में ही, पचाने में ही। ठीक है, तो हमारी बहुत सारी एनर्जी किसमें कंज्यूम हो जाती है? नंबर 1 डाइजेशन, पाचन। दूसरा रेस्पिरेशन, श्वसन। भैया लगातार हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, बिना एफर्ट के अपने आप थोड़ी हो रहा है, ऊर्जा लगती है उसमें, उस सिस्टम को चलाने के लिए। ये जो 206 हड्डियों वाला शरीर है, इतने सारे अंगों वाला शरीर है, इसके अंदर लीवर भी है, किडनी भी है, हार्ट भी है, तमाम तरह की चीजें हैं, अपने आप थोड़ी चल रहा है, उसको एनर्जी चाहिए होती है। हम डीजल पेट्रोल तो डाल नहीं रहे हैं, तो इसकी एनर्जी क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब इसकी एनर्जी है। ठीक है, तो डाइजेशन, रेस्पिरेशन और तीसरा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लगातार चलता रहता है हमारी बॉडी के अंदर। पुरानी सेल्स, कोशिकाएं मरती रहती हैं, नई बनती रहती हैं, टिश्यूज। भाई यहाँ पर अगर मेरे कट हो जाए, अभी अगर एक ब्लेड लग जाता है, हमारी स्किन कट जाती है, वो कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में वापस बन जाती है ना पहले जैसी। कैसे हो गई? वो रिप्रोडक्शन चल रहा है, हर सेकंड रिप्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर हर सेकंड, मेरे चेहरे पर, मेरे हाथों पर, आपके साथ, किसी के भी साथ की बात है कि लगातार हमारी कोशिकाएं, पुरानी कोशिकाएं मर रही हैं, नई कोशिकाएं बन रही हैं। कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि लगातार हमारा शरीर मर रहा होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस ये प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, तो 90% ऊर्जा हमारी इसमें खर्च हो जाती है। ठीक है, इन प्रोसेस में इसीलिए 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है। और इसीलिए जो फूड चेन में जितने बाद के लेवल पर होगा, उसको खाने की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा होगी। हो सकता है कि भाई एक हिरन का काम थोड़ी सी घास में हो जाए, पर उसके ऊपर जो है उसका पूरा हिरन खाना पड़ता है उसको। और हिरन भी केवल एक घास थोड़ी खाएगी, फिर इसीलिए हिरन को लगातार चरना पड़ता है। देखा होगा आप लोगों ने, हाथी हमेशा खाता रहता है। ठीक है, तो ऐसे क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, तो इसमें इसको हम कहते हैं एनर्जी फ्लो। जो ट्रॉफिक लेवल है, तीसरा फंक्शन है इकोसिस्टम का, वो क्या है? एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह। पहला फंक्शन है फूड चेन, दूसरा फंक्शन है फूड वेब, तीसरा फंक्शन है एनर्जी फ्लो, ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा के प्रवाह में ही एक लिंडमैन लॉ आता है, लिंडमैन का नियम या 10% का नियम। यानी कि एक फूड चेन में एक लेवल से अगले लेवल पर, यानी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर में भी हर्बीवोरस शाकाहारी से कार्निवोरस मांसाहारी, उससे भी अगले लेवल पर, उससे भी अगले लेवल पर
हर बार 90% ऊर्जा खर्च हो जाती है, 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है। क्लियर हो गया? यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन है भाई तो बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा। तो कल हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे कि भाई इसके बाद जो चीज़ें आएंगी इसमें कि एनर्जी फ्लो के बेस पर किसी भी इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी कैसी है, उत्पादकता कैसी है वो समझेंगे। इकोसिस्टम में पिरामिड बनता है उसको समझेंगे हम लोग, और बाकी फंक्शंस पर काम करेंगे। ठीक है, सी यू, थैंक यू, हैव अ गुड डे।